दोस्तों नमस्कार। एग्जाम का अंकश चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों आज हम नोबेल पुरस्कारों को पढ़ने चल रहे हैं। आगामी पीसीएस परीक्षा को लेकर आपकी तैयारी अंतिम चरण में होगी। देखिए चूंकि हमने सोचा था कि पूरा घटनासार हम नोट्स के रूप में कंप्लीट कराएंगे, लेकिन समयाभाव के कारण हम उसे पूरा नोट्स के रूप में कन्वर्ट नहीं कर पाए। इसलिए अब जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं उनको आपको दोहरवा देते हैं और बता देते हैं कि किन किन हिस्सों से प्रश्न आने की संभावना ज्यादा है। तो अब हम छोटी छोटी वीडियो बना के आपको इस संबंध में गाइड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आज जो है नोबेल पुरस्कारों को देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न आते ही हैं, कभी कभी नहीं भी आते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है परीक्षा में पूछा जाता है। तो नोबेल पुरस्कार को देखते हैं। नोबेल पुरस्कार 2024। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि नोबेल पुरस्कार जो है कब से शुरुआत हुई। तो देखिए जो अल्फ्रेड नोबेल थे, इन्होंने सबसे पहले जो डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। और जब डायनामाइट से बहुत से लोगों की जान जाने लगी तो इन्हें बहुत दुख हुआ कि इन्होंने ऐसी चीज की खोज कर दी है जिससे बहुत जाने चली जाएंगी। इसलिए उन्होंने बाद में सोचा कि समाज के लिए कुछ अच्छा कर दे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक वसीयत बनाई, और जो वसीयत बनाई उसके अनुसार नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना हुई वो 1901 में की गई। और 1901 से जो है उनकी कमाई थी, जो उन्होंने धन एकत्रित किया था, उसे नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, तो अब नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो नोबेल पुरस्कार जो है कुल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, लेकिन इसमें जो छठा क्षेत्र है इकोनॉमिक्स का जो नोबेल है, इकोनॉमिक साइंस कहते हैं उसे, उसका जो नोबेल है वह जो है 1968 से दिया जाता है। अब देखिए इसके बारे में पहले देख लेते हैं। देखिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो होती है वो 1901 ईस्वी से होती है। कब से होती है? 1901 से होती है। और जो है 1901 के बाद जो इसमें इकोनॉमिक्स से जुड़ता है जब, तो 1968 में इकोनॉमिक्स का पुरस्कार जुड़ता है, इकोनॉमिक साइंस का जुड़ता है। और यह देता कौन है? यह देता है स्वीडन का सेंट्रल बैंक, ठीक है। स्वीडन का सेंट्रल बैंक इस पुरस्कार को देता है। स्वीडन का सेंट्रल बैंक इस पुरस्कार को देता है, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा, स्वीडन के सेंट्रल बैंक के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो अब देखिए आप इस बार के जो पुरस्कार हैं नोबेल पुरस्कार उनको देख लेते हैं। तो नोबेल पुरस्कार 2024 अक्टूबर 2024 में देखिए चिकित्सा 6 क्षेत्रों में, हाँ यह भी ध्यान रखिएगा, कुल कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, यह ध्यान रखिएगा। 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, यह भी महत्वपूर्ण बात है, इसे याद रखिएगा, अक्सर कभी कभी यह पूछ लेता है, ठीक है। अब देखिए नोबेल पुरस्कार जो अक्टूबर 2024 में दिया गया उसमें चिकित्सा, देखिए चिकित्सा है, रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, साहित्य है, शांति है और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है। और यह नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? यह दिया जाता है 10 दिसंबर के दिन। कब दिया जाता है? 10 दिसंबर के दिन। और यह दिन महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह नोबेल की पुण्यतिथि है। तो कभी कभी यह पुरस्कार पूछ लेता है कि यह उनकी जन्म जयंती पर दिया जाता है कि पुण्यतिथि पर। तो 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है, और उनकी पुण्यतिथि के दिन जो है यह नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अब 10 दिसंबर को जो है अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर स्टॉकहोम स्वीडन में, ओस्लो नॉर्वे में शांति पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? ओस्लो में, ठीक है, नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है, इसमें प्रदान किया जाएगा। अब चलिए इसके संबंध में और जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको देखते हैं। देखिए वर्ष 2024 के जो नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है चिकित्सा विज्ञान। चिकित्सा के विज्ञान के क्षेत्र में जो है अमेरिकी वैज्ञानिक विक्टर एम्बोस, ये जो है मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय में प्राकृतिक विज्ञान के प्रोफेसर हैं। दूसरे हैं गैरी रूकिन, ये भी मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय के शोधार्थी हैं। तो यह प्रोफेसर हैं विक्टर एम्बोस, और उसी विश्वविद्यालय में गैरी रूकिन जो है शोधार्थी हैं। इन दोनों को मिलाकर के चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया है। तो यह दिया गया है माइक्रो आरएनए की खोज और जीन विनियमन में इनकी भूमिका के लिए दिया गया है। इन्होंने जो है माइक्रो आरएनए की खोज की है, ठीक है। माइक्रो आरएनए की जो खोज है वह बहुत महत्वपूर्ण है, और इन्होंने माइक्रो आरएनए की खोज की और जीन विनियमन में जो माइक्रो आरएनए की भूमिका है उसको इन्होंने बताया है। और माइक्रो आरएनए का जो यूज होता है वह मुख्यतः कोशिकाओं को प्रोटीन बनाने के लिए जीन के प्रयोग के तरीके को नियंत्रित करता है। तो आप सिर्फ इतना याद रखें इसमें कि विक्टर एम्बोस और गैरी रूकोन, ये जो है इन दोनों को यह पुरस्कार मिला है चिकित्सा का नोबेल। और इन्हें किसके लिए मिला है? माइक्रो आरएनए की खोज के लिए मिला है। यही इतना पूछा जाएगा किसके लिए दिया गया है, तो इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब इससे ज्यादा इसमें जानने की कोई जरूरत नहीं। अगला देखते हैं रसायन विज्ञान का नोबेल।
रसायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार है वह दिया गया है डेविड बेकर को, डेमिस हस्साबिस को और जॉन जम्पर को। किसको किसको? डेविड बेकर हैं, डेमिस हस्साबिस हैं और जॉन जम्पर हैं। इनको दिया गया है प्रोटीन पर उनके अनुसंधान के लिए दिया गया है, तो इन्होंने भी प्रोटीन पर अनुसंधान कार्य किया है। अब देखिए यही पंच लाइन है, प्रोटीन पर उनके अनुसंधान के लिए दिया गया है। अब इसमें देखते हैं कुछ और खास बात है। बेकर सिएटल में यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में, जबकि हस्साबिस और जम्पर लंदन में गूगल डीप माइंड संस्थान में कार्यरत है। तो बेकर कहाँ है? सिएटल के यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में है, और जबकि हस्साबिस और जम्पर जो है लंदन के गूगल डीप माइंड संस्थान में कार्यरत है। इतना इनके बारे में है। आगे देखते हैं। देखिए 2003 में बेकर ने एक नया प्रोटीन डिजाइन किया था। कब किया था? 2003 में बेकर ने एक नया प्रोटीन डिजाइन किया था, और उस प्रोटीन में क्या हुआ था कि तब से उनके अनुसंधान समूह ने एक के बाद एक कल्पनाशील प्रोटीन का निर्माण किया। तो सबसे पहले इन्होंने 2003 में एक नया प्रोटीन बनाया, और उसके बाद कृत्रिम प्रोटीन का निर्माण किया, ठीक है ना। और उसके बाद उनका जो एक ग्रुप था उसने कई कल्पनाशील प्रोटीनों का निर्माण किया। इसमें ऐसे प्रोटीन शामिल हैं जिनका उपयोग फार्मास्यूटिकल्स, टीकों, नैनो मटेरियल और छोटे सेंसर के रूप में किया जा सकता है, ठीक है। तो इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? दवाओं में किया जाता है, टीकों में, नैनो मटेरियल और छोटे सेंसर के रूप में इनका यूज किया जाता है। कौन से? ये जो है कृत्रिम प्रोटीन है, ठीक है ना। अब देखिए हस्साबिस और जम्पर ने एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल तैयार किया है। तो कौन सा मॉडल है इनका? उस मॉडल का नाम मैं आपको बता देता हूं, एल्फा फोल्ड 2। कौन सा मॉडल है? एल्फा फोल्ड 2 मॉडल तैयार किया है। किसने तैयार किया है? हस्साबिस और जम्पर ने एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल तैयार किया है जिसका नाम है अल्फा फोल्ड 2। इसे याद रखिएगा, जो लगभग उन सभी 20 करोड़ प्रोटीन की संरचना का पूर्वानुमान व्यक्त करने में सक्षम है जिनकी पहचान अनुसंधानकर्ताओं ने की है। तो ये जो इनका एआई मॉडल है अल्फा फोल्ड 2, ये 20 करोड़ जो प्रोटीन की संरचना है उनके पूर्वानुमान को बताने में सक्षम है, ठीक है ना। तो 20 करोड़ जो प्रोटीन है उनके बारे में यह पूर्वानुमान लगा सकता है क्या? अल्फा फोल्ड 2 ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल है, इसको हस्साबिस और जम्पर ने तैयार किया है। तो आप ध्यान रखिए कि प्रोटीन के निर्माण में, प्रोटीनों के बारे में पता लगाने के लिए एआई का जो प्रयोग किया गया है वो इन्हीं के द्वारा किया गया है, हस्साबिस, जम्पर और बेकर, ठीक है। तो इन तीनों का इसमें योगदान है, इसीलिए इन्हें रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। देखिए भौतिकी विज्ञान। भौतिकी विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार है वह मिला है जॉन जे हाफील्ड को, ये अमेरिका के हैं। जेफरी ई हिंटन यूके के हैं। इनको जो है कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करके मशीन लर्निंग में उसके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। क्या है? यह जो कृत्रिम तंत्रिका है उसका उपयोग करके मशीन लर्निंग में उनके उल्लेखनीय योगदान को बताने के लिए किया गया है, कि मतलब जो एआई है वह आपके नर्वस सिस्टम के हिसाब से काम करेगी। जैसा आप सोचे नहीं कि उसने वो काम कर दिया। जैसे अभी आप गूगल पे, जैसे फोन पे बात करते हैं और जैसे कह दिए कि आपकी ये इच्छा है, तो गूगल पे थोड़ी देर बाद आपको उस उतने टाइप की चीजें दिखाने लगता है उससे संबंधित। वैसे ही जो कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क है उसका मशीन लर्निंग में उपयोग करने के लिए, मतलब आपने सोचा नहीं कि मोबाइल ने आपको बिना कुछ किए वो चीज दिखाना शुरू किया, उसका यूज करने के लिए उसके लिए इन्होंने प्रयोग किया है, ठीक है। तो इसी योगदान के लिए इनको भौतिकी का नोबेल दिया गया है। जॉन जे हाफील्ड हैं अमेरिका के, और जेफरी ई हिंटन है यूके के। इनको कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करके मशीन लर्निंग में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। हाफील्ड ने क्या किया है? हाफील्ड नेटवर्क क्या है? हाफील्ड ने हाफील्ड नेटवर्क विकसित किया है, ठीक है। तो यह भी याद रखिएगा, हाफील्ड का जो नेटवर्क है उसे हाफील्ड नेटवर्क कहते हैं। और जबकि हिंटन ने जो है डीप लर्निंग तकनीक को उन्नत किया है, ठीक है। तो हाफील्ड ने हाफील्ड नेटवर्क बनाया है और हिंटन ने डीप लर्निंग टेक्निक बनाई है। तो इसे याद रखिएगा कि कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करके मशीन लर्निंग में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन जे हाफील्ड और जेफरी हिंटन को कृत्रिम तंत्रिका के लिए दिया गया, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला, साहित्य। वर्ष 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार। अब देखिए यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भौतिकी का नोबेल, इसे याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब देखते हैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार ये दक्षिण कोरिया की है, हांगकांग, दक्षिण कोरिया की हांगकांग है। देखिए हांगकांग न पढ़ लीजिएगा, हांगकांग है दक्षिण कोरिया की। उन्हें यह पुरस्कार उनकी गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया है जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करती है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करती है, ठीक है। तो इन्होंने मानव के संक्षिप्त जीवन और नाजुक जीवन की चर्चा करी है
और देखिए सबसे खास बात यह है कि इनको जो है जो भावनात्मक और सामाजिक विषय हैं केवल ये उस पे लिखती हैं। सबसे खास बात यह है कि अब देखिए इनकी जो रचनाएं हैं उसके बारे में जानते हैं। इनकी रचनाएं देखिए है हान कांग की जो एक रचना है वो है द वेजिटेरियन। क्या है? द वेजिटेरियन। द वेजिटेरियन इनकी एक रचना है और दूसरी रचना है ह्यूमन एक्ट्स। क्या है? ह्यूमन एक्ट्स। तो वेजिटेरियन और ह्यूमन एक्ट्स इनकी रचनाएं भी हैं, तो इसे भी ध्यान दीजिएगा। तो इन्होंने क्या किया है कि जो भावनात्मक और सामाजिक विषय हैं उनको उजागर करने का प्रयास किया है, तो इसलिए हान कांग को यह पुरस्कार दिया गया है। यह दक्षिण कोरिया के निवासी हैं, यह भी याद रखिएगा। ठीक है ना? तो द वेजिटेरियन और ह्यूमन एक्ट्स इनकी रचनाएं हैं, यह भी याद रखिएगा। ठीक है। अब चलिए अगला देखते हैं शांति का नोबेल। शांति का नोबेल जापानी संगठन निहोन हिंदांक्यो को 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। क्या है ये? यह जापान का एक संगठन है जिसका नाम है निहोन हिंदांक्यो। इसे 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए इस संगठन की जो स्थापना होती है वो 1956 में हुई थी और यह जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी में परमाणु बम हमले में बचे लोगों की देखभाल करने वाला सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली संगठन है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए हिरोशिमा और नागासाकी पर बम कब गिराया गया था? तो हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। तो ये दोनों जो है बम जो गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो उससे बहुत जान माल की हानि हुई थी। जापान जो है पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो गया था। वो तो वहां की तकनीक इतनी है और उनकी क्षमता इतनी है कि वो पुनः खड़े हो गए। अब देखिए ये जो निहान हिंदांक्यो है यह जापानी संगठन है और इस संगठन की स्थापना 1956 में हुई थी। मतलब 1945 में बमबारी हुई थी और 1956 में इस संगठन की स्थापना हुई थी। यह जापान के हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु हमले से बचे लोगों, जो लोग बच गए हैं, उनकी देखभाल करने वाला, आपको पता है बहुत लोग विकलांग हो गए थे, बहुत अंधे हो गए थे, बहुत तमाम बीमारियों से ग्रस्त हो गए थे, उनकी देखभाल करने वाला ये सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली संगठन है। ठीक है। और यह एक एनजीओ है और इसका प्रयास है दुनिया को परमाणु हथियारों से मुक्त करना। ठीक है ना? दुनिया को परमाणु हथियारों से मुक्त करने के लिए जो है यह लगातार प्रयासरत रहता है। यह एक एनजीओ है, तो इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो शांति जापानी संगठन निहोन हिंदांक्यो को दिया गया है। अब अगला देखते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का पुरस्कार देखिए, आपको नोबेल पुरस्कारों में एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण याद रखनी है जो मैं शुरू में नहीं बता पाया, मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो नोबेल पुरस्कार है वो कई संस्थाओं द्वारा दिए जाते हैं। जैसे भौतिकी, रसायन और चिकित्सा के लिए जो नोबेल होता है, किसके लिए? भौतिकी, रसायन और चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार होता है वह जो है किसके द्वारा दिया जाता है? वह रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। क्या है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। ठीक है ना? स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। और उसके बाद साहित्य का जो है, साहित्य का भी इसी के द्वारा दिया जाता है, स्वीडिश एकेडमी के द्वारा। साहित्य का भी स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है ना? साहित्य का पुरस्कार भी स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। अब उसके बाद आ जाता है शांति। शांति का पुरस्कार जो है नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा दिया जाता है। क्या है? शांति का जो पुरस्कार है वह नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा दिया जाता है। ठीक है ना? तो यह नॉर्वे में दिया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। और जो आर्थिक हमने आपको बताया था, इकोनॉमिक्स का जो है, आर्थिक विज्ञान का या अर्थशास्त्र का जो नोबेल होता है, अर्थशास्त्र का जो नोबेल होता है वह किसके द्वारा दिया जाता है? यह स्वीडन के रिक्स बैंक द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? स्वीडन के रिक्स बैंक के द्वारा दिया जाता है। यह भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है। यह कब से शुरू हुआ था? 1968 से। ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, यह बहुत मतलब महत्वपूर्ण है। अब देखिए आगे देख लेते हैं। अब अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार है उसके बारे में देख लेते हैं। तो अर्थशास्त्र जो है किसी भी देश की संपन्नता और लोकतंत्र का संबंध रेखांकित करने वाले अमेरिकी अर्थशास्त्री डेरान एस मोगलू और साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो किसे दिया गया है?
किसी भी देश की संपन्नता और लोकतंत्र का संबंध, मतलब संपन्नता और लोकतंत्र में क्या संबंध है, या लोकतंत्र की स्थिति बहाल रहने पर किसी देश में कैसे संपन्नता आती है, इसके संबंध को व्याख्यायित करने वाले हैं डेरान एसमोगलू, अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन, तीनों अमेरिकी हैं। इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है कि देश की संपन्नता में लोकतंत्र की भूमिका कैसे हो सकती है, इसे बताने के लिए। ठीक है, तो इन्हें यह पुरस्कार, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तीनों अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, अब इन्होंने अपने शोध से किसी देश के अमीर या गरीब होने का जो राज बताया है, ठीक है, क्या राज है, इन्होंने अपने शोध से बताया है कि कैसे लोकतंत्र में किसी भी देश का विकास होता है, वो देश अमीर होता है, और कैसे किसी अधिनायकवाद में या राजतंत्र में या तानाशाही में कैसे किसी देश की सत्ता का पतन होता है। और उन्होंने अपने निष्कर्ष में यह बताया है कि अधिनायकवादी सत्ता के कारण सोवियत संघ की तरह चीन का भी पतन हो जाएगा। क्या बताया है कि जो अधिनायकवादी सत्ता है, ठीक है, एको अहम द्वितीयो नास्ति, तो अधिनायकवादी जो सत्ता है उसके कारण सोवियत संघ की तरह चीन का भी पतन हो जाएगा। यह भी महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए जो नोबेल पुरस्कार होता है उसके तहत कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है, तो 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर, यह स्वीडिश क्रोनर है, तो इसे 10 लाख अमेरिकी डॉलर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो 10 लाख अमेरिकी डॉलर या 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर के बराबर पुरस्कार राशि दी जाती है। ठीक है ना, तो यह थे आज के हमारे जो है नोबेल पुरस्कारों के विजेता, और इनके बारे में हमने आपको बताया है। तो इसमें मैं एक चीज और आपको गेस कर देता हूं। देखिए, आप एक फिजिक्स का जो नोबेल है उसे याद रख लीजिए, साहित्य का और शांति का नोबेल भी कर सकते हैं। खैर अर्थशास्त्र भी इंपॉर्टेंट है, सारी इंपॉर्टेंट है, आप सभी देख लीजिएगा, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन जरूरी ये है कि आप फिजिक्स, साहित्य, अर्थशास्त्र, शांति, इन 4 पे तो ज्यादा फोकस ही कर लीजिए। बाकी आप सभी रट लीजिए, अच्छा है, 6 ही नोबेल है और इसमें से एक प्रश्न आना बनता ही है। ठीक है ना, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। और हाँ, अगर आप ने पूरी वीडियो देखी है तो एक कमेंट जरूर करिएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।